बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप स्पोर्ट्स फन स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा है हमारा ये प्रोग्राम भी, और तकरीबन हम अब अख्ताम की जानिब पहुंच चुके हैं। PSL 8 का सीज़न अख्ताम की जानिब है। आज दूसरा एलिमिनेटर खेला जाएगा और फिर उसके बाद कल फ़ाइनल शेड्यूल है। पहले ये इतवार के दिन था, लेकिन अब कल फ़ाइनल होगा, और अगर कल ना हो सका मौसम के बाइस तो फिर परसों का दिन भी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। कल PSL के जो चेयरमैन है या PCB के जो निगरान हैं इस वक्त, मैनेजिंग कमेटी के सरबराह अंजुम सेठी साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान किया, तो इस पर भी सूरत हाल पर बात होगी। लेकिन कल जो पहला एलिमिनेटर खेला गया उसमें पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त से 2-4 किया। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, उस पर हम बात करेंगे। और आज जो दूसरा एलिमिनेटर खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, उस पर भी बात होगी। लाहौर का मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है, इस हवाले से एजाज़ शेख साहब हमारे लाहौर के नुमाइंदे हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम फजल, ठीक ठाक है। इससे पहले कि कराची स्टूडियो जाऊं, थोड़ा सा मौसम का अहवाल अगर आप बता दें, इस वक्त क्या सूरत हाल है, और एलिमिनेटर जो दूसरा खेला जाएगा उस वक्त मौसम की सूरत हाल कैसी है? आसिफ भाई, दिन बार वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला लाहौर में जारी रहा। वो फुहार की शक्ल में था, तो पिच को सारा दिन ढांपे रखा गया, और उसके बाद अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले कवर हटा दिए गए हैं। और जो ग्राउंड्समैन है, स्टाफ है, जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो कवर का एरिया है वो, और जो बॉलर जहाँ से भाग के आता है, चाहे वो पवेलियन एंड है, बॉलिंग एंड जो होता है, तो उसको भी बिल्कुल सेट कर दिया है। लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो यही है कि 6:30 और 7 के दरमियान बारिश का इम्कान है। और अगर बारिश लंबा टाइम चली तो फिर जो 7 बजे मैच शुरू, अगर इन टाइम होने की सूरत में और बारिश होने की सूरत में ये होएगा कि फिर एक कट ऑफ टाइम है, उसको 9:40 तक मुहित कर दिया गया है। और 5-5 ओवर्स तक ये जो मैच है ना, वो होना लाजमी होगा। और एक ख़ास बात ये है कि चूँकि ये टॉप ऑफ पॉइंट्स टेबल थी लाहौर कलंदर, उसके 4 पॉइंट्स आगे हैं पेशावर ज़ल्मी से, तो फिर वो पेशावर ज़ल्मी को एज होगा फाइनल खेलने के लिए। पेशावर ज़ल्मी को एज होगा फाइनल खेलने के लिए? सॉरी लाहौर कलंदर को एज होगा। चले ठीक है। कराची स्टूडियो में बदीउ जमा साहब बराजमान है और बड़े अच्छे लग रहे हैं आज भी माशाल्लाह। मुसलसल हमारी ये 32वीं या 33वीं ट्रांसमिशन है। बदीउ जमा रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं, बाहर के इनके काम होते हैं वो भी करके ये आते हैं। बाहर के ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो इनकी हैं, बाहर के काम तो इनके बहुत सारे हैं, वो भी मैं इनसे पूछ लूँगा। बदीउ जमा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, खैरियत से आप? अच्छा, ये भी बताएं, प्रोग्राम शुरू करने से पहले कौन कौन सी आप बच्चों जैसे हरकतें करते रहते हैं? कभी क्या कर रहे हैं, मैं मना भी करता हूँ, कहते हैं ये ज़रूरी है, ये क्या करते हैं? जी मैंने क्या किया अब बता दो। मैं ऑन एयर बता नहीं सकता। बता दो, मैंने कौन सा कोई शर्ट उतार के बैठ जाता हूँ क्या ऑन एयर? क्या बता? अजीब हरकतें करते हैं यार भाई। मैं मुझे हंसी आ जाती है, लोग कहते हैं तुम हंसते नहीं हो, आपको आज हंसी आ गई। इसीलिए तो करता हूँ भाई। कुछ चीजें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। नहीं, अच्छा, आपका मूड अच्छा होना चाहिए जब कैमरा आपके सामने। मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन रह गए तो हम चाहते हैं कि इसको हंसी खुशी आपने कुछ सीखा, अब आपने यहाँ पर आकर बैठना है, अगली आपकी मंजिल ये होगी। नहीं, अल्लाह ताला आप जब तक हैं आप भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, बस अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा। तो यहाँ बैठने के गुर कुछ सीखे आपने? आपसे तो सीखते ही रहते हैं। आप इस पे बैठे हुए हों या ना बैठे हों, खड़े हों, आप बाहर जब अपना दूसरे काम कर रहे होते हैं उस वक्त भी हम आपसे बातें सीखते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने बहुत कुछ सीखा इन 32-33 दिनों में। बहुत कुछ सीखा और अभी सीखने का अमल चल रहा है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जहाँ सीखने का अमल रुक गया वहाँ ज़िंदगी आपकी रुक गई। क्योंकि ज़िंदगी नाम ही सीखते रहने का। तनव्वो ज़िंदगी में भी ज़रूरी है। दूसरे तनव्वो किस चीज़ को कहते हैं वैसे? मुझे नहीं मालूम, ये आपकी ज़बान है। आप उधर से जो है ना एजाज शेख साहब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तनव्वो। तनव्वो के मतलब बताइए जनाब आप। ये जिद्दत के मानों में आता है कि मॉडर्न लाइफ के साथ जिस तरह जमाना चल रहा है उनको फॉलो करो और उसके साथ चलो, वेरिएशन हो। देखें आप दोनों पढ़े लिखे लोग हो, इस तरह की बातें करते नहीं। आपको मैं भी कोई ऐसा लफ्ज निकाल के ले आऊंगा जो आप दोनों को नहीं पता होगा। अभी जवाब देना इसका। ये एजाज शेख को जाता है इसका सेरा सारा, क्योंकि वो जिस तरह की उर्दू बोलते हैं वो मतलब क्या कहूँ मैं उनके बारे में। ओ पंजाबी उर्दू बोलते हैं? नहीं पंजाबी नहीं, उर्दू के लफ्ज जो वो उर्दू के इस्तेमाल करते हैं ना एजाज शेख, उन्होंने मुझे भी तहरीक दी कि मैं भी उर्दू कुछ ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि आज भी एजाज भाई जो है ना किताबें लाजमी पढ़ते होंगे, जितनी पुरानी किताबें उर्दू की पढ़ते होंगे।
पढ़ते नहीं हैं नहीं बदी भाई पुराने ज़माने में एफसी कॉलेज से मैंने एमए उर्दू किया है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इस्लामिक स्टडी किया है, तो शायद वो पुराने असरात अभी कहीं कहीं से झलक उनकी नज़र आ जाती है। असरात कल जो आपको मैच में नज़र आए, वो सबसे पहले तो आप बताएं मुझे कि आवाम कितनी थी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में? बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि स्टेडियम तो तकरीबन आधा भरा हुआ था, आप क्योंकि वहाँ मौजूद थे, आप बताइए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि आधा स्टेडियम था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान था। लोग अपने हीरोज़ को देखने के लिए पहुँचे, लेकिन जिस तरह का वेदर था, कुछ लोग जो फैमिलीज़ थी वो अपने घरों में रुक गई। हो सकता है मैच हो या ना हो, उसकी वजह ये हुई, लेकिन 70% जो स्टेडियम है उसके इनक्लोजर भरे हुए थे। अगर 25 या 30% ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि वो स्टेडियम खाली था। कुछ लोग वैसे ही छोड़ के चले गए जब उनको ये नज़र आया कि मैच कुछ थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उनको अंदर बाहर आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन 70% तो लोग थे। अच्छा, और मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए थोड़ी सी लोग परेशान भी हैं और इस वजह से भी लोग घरों से नहीं निकलते कि हो सकता है वापसी में रास्ते बंद हों, कुछ हालात इस तरह के लाहौर में हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी जिस तरह की सिचुएशन वहाँ सियासी चल रही है, अगर मुझे नहीं लग रहा कि आज के मैच में लोग ज़्यादा आ पाएंगे, क्योंकि अब एक काफ़िला चल पड़ा है दूसरी जानिब, दूसरा काफ़िला दूसरी जानिब, और फिर सियासी कशमकश भी वहाँ चल रही है। तो मुझे लग रहा है आज भी लोग जो हैं वो कम नज़र आएंगे आपको स्टेडियम। तो ज़मान पार्क और लाहौर हाई कोर्ट और कज़ाफ़ी स्टेडियम, इनका अगर महल वकूअ आपसे पूछूं मैं, आप बता सकें एजाज शेख साहब इस हवाले से? अजी बिल्कुल किनाल पर वाक़ है ज़मान पार्क। तो किनाल शुरू होती है ठोकर न्याज बेग से तकरीबन और भाटापुर तक किनाल जाती है, वाघा बॉर्डर के करीब करीब, ठीक है। वो काफ़ी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का है एरिया, लेकिन ज़मान पार्क का जो एरिया है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर पर मुहित है। वो पूरी जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे न्याजी जनाब इत्तेज़ाद हसन साहब भी रहते हैं, सदीक अल फ़ारूक साहब भी रहते हैं, माजिद खान रहते हैं, बड़े बड़े जो लोग पुराने नामवर लोग हैं, वो इमरान खान साहब तो अभी भी उधर ही रह रहे हैं ना। तो ये सारे ज़मान पार्क का ये एरिया, और ये मार रोड को भी टच करता है। एक ठंडी सड़क है जो डेविस रोड पे जाती है और प्रेस क्लब की तरफ मूव होती है, धर्मपुरा की साइड पे जाती है। इसी तरह आगे फिरोजपुर रोड पे उसको टच करती है, जे रोड को टच करती है, और कैलवरी ग्राउंड को, यानी कि वो एक जितनी भी लिंक्स रोड है वो नहर लिंक रोड, वो सारे किनाल से ही निकलते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम तो सही जगह पर है ना कज़ाफ़ी स्टेडियम? जी बिल्कुल वो ज़मान पार्क से तकरीबन कुछ 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो ये फिरोजपुर रोड पर वाक़ है, और एक साइड इसको मेन बुलेवार्ड लगती है, गुलबर्ग एरिया, लिबर्टी एरिया। तो बड़ा जो हम टीवी में देखते हैं, जो शो किया जा रहा होता है, वो एक मखसूस जगह पे है। तो बाकी कारोबारी ज़िंदगी ना तो कहीं पे मुअत्तल है, ना कोई अफरा तफरी फैली हुई है, कोई गहमा गहमी नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इतने से एरिया पे है जहाँ पे ज़मान पार्क है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई लाहौर की एक मार्केट भी उसकी वजह से बंद हुई हो, या लोग उसके कोई प्रॉब्लम का शिकार हो, किसी को कोई मसला नहीं है। हाँ, आज जैसा कि काफ़िला निकला है, हालांकि उनको ऑर्डर ये कि आप आएँ, पेश हों, और आईजी साहब खुद लेके पेश होंगे, आपको उनकी सिक्योरिटी होएगी। इसके बावजूद उनको कॉल किया गया था कुछ वर्कर्स को, कुछ वर्कर्स को जब ऐलान करते हैं वो सोशल मीडिया, तो ये सूरत हाल जाने दें। हम सिर्फ मैच की बात कर रहे हैं, इस हवाले से सूरत हाल तो हमारा टीवी भी दिखा रहा है और ये पूरी दुनिया में ये खबरें चल रही हैं। अब कल के मुकाबले की तरफ आता हूँ, बदी से मैं राय लूँगा। कल मुकाबला पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की, पेशावर ज़ल्मी ने की, स्कोर ठीक कर लिया था परसों के हिसाब से। जो पिच को देखें तो स्कोर ठीक हो गया था। इस्लामाबाद की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही। देखिए, अब अगर दोनों टीमों की पहले मैं आपको बैटिंग बताता हूँ कि पहले अगर आप पेशावर की बैटिंग देखें तो 8.5 ओवर में इन्होंने 100 रन मुकम्मल के लिए थे। जो मेन इनको फ़र्क पड़ा है वो 9 ओवर के बाद आप देखें कि 9 ओवर के बाद उनके रन नहीं बने, बाकी 12 ओवर में सिर्फ 83 रन बने। और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बॉलर्स ने, जिसमें शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है बीच में आके, फिर हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से स्कोर रुका है। और आखिरी की अगर आप मैं 5 ओवर की बात करूं तो आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 33 रन बना सकी है पेशावर की टीम, और उसके उस दौरान 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो यही अगर हाल अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो पेशावर ने अपने 100 रन 11 ओवर में कर लिए थे, और उनका सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट था। इस्लामाबाद ने उनका सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट था। 128 रन पे दूसरी विकेट गिरती है।
तो वहाँ आप मुझे देखिए एक आसान जीता हुआ मैच था, लेकिन यहाँ भी इनके साथ यही हुआ। प्रॉब्लम ये हुई कि 28 रन से 71 रन तक इनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए, और उस दौरान अगर आप क्रेडिट देंगे तो पेशावर की बॉलिंग को देंगे, जिसमें आमिर जमाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा जो सलमान इरशाद उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो फैजुल्लाह फारूकी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो बीच में आप ऐसा लगा है कहीं ना कहीं कि दोनों की बारियों में ना ये जो पिच है उसने जो है वो बॉलर्स की मदद की है, और बॉलर्स ने वहाँ पर आउट किए। चलें, बॉलर्स की मदद हुई, लेकिन बॉलर्स ने सही लेंथ पर भी बॉलिंग की। अहमद जमाल ख़ास तौर से, आमिर जमाल, कि अहमद जमाल क्यों मैं इनको कहता हूँ ये भी आपको बताऊँगा इस ब्रेक के बाद। मज़ीद गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले मुकाबले पर। कल के होने वाले मुकाबले के टर्निंग पॉइंट के हवाले से मैं बात कर रहा था। अहमद जमाल या आमिर जमाल, अहमद जमाल असल में वो हैं जो पाकिस्तान से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं, अहमद जमाल। और अहमद जमाल एक ज़माने में जब फास्ट बॉलर्स का कैंप लगा था वसीम अकरम की ज़रिए सरबराही कराची में, तो उसमें तेज़ तरीन बॉलर ये आए थे, एबटाबाद के ये बॉलर हैं, और तेज़ तरीन ये बॉलर आए थे। तो ये अहमद जमाल हैं, ये आमिर जमाल दूसरे हैं जिनको मोहम्मद वसीम सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर साबिक, उन्होंने पिक किया था पाकिस्तान के लिए। और ये नॉर्दर्न से खेलते रहे, मियावाली से इनका ताल्लुक़ है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बात हुई थी, लेकिन अहमद जमाल ने, आमिर जमाल ने अपनी सलाहियत को निखारा और दिखाया कि उनको सही पिक किया गया था। एजाज शेख साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो बदी ने कहा कि इस्लामाबाद की टीम चल रही थी सही, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उनकी विकटें गिरी, तो इसका क्रेडिट आप बाबर आजम को देंगे बतौर कप्तान कि उन्होंने अच्छा चेंज किया और बॉलर्स ने उनका साथ दिया? नो डाउट किस्मत ने भी बाबर आजम का बहुत साथ दिया। जहाँ तक उन्होंने फैसले जो भी किए वो बाराबर साबित हुए उनके लिए, कि उन्होंने सोचा, चेंज की और उसका उनको समर मिला। और उसी सूरत में उन्होंने ये मैच भी अपने नाम किया। लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जिस तरह एलेक्स हेल्स ने 57 रन बनाकर एक अच्छा आगाज़ फराम किया और अच्छी स्टैंडिंग दी, और उसके बाद शोएब मकसूद भी 60 रन बनाने में कामयाब रहे। बड़ी उम्मीद है वो बस्ता स्टेडियम में मौजूद लोगों की, और ख़ास तौर पर मीडिया बॉक्स में भी बैठे लोगों की, कि आज़म खान की आज बैटिंग देखने का मज़ा आएगा। आज़म खान बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब तो वो टीम में भी आ चुके हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल भी और होगा, और अपनी सिलेक्शन को भी दुरुस्त साबित करेंगे। तो वो सिर्फ 2 रन बना पाए, और सलमान इरशाद क्या तो वो बोल्ड हुए जिस तरह, वो भी सब ने देखा। उसके बाद कोलिन मनरो सिर्फ 4 रन बना सके। तो फ़हीम अशरफ से बड़ी उम्मीदें थी कि वो आएंगे, चलो जो अगर वो आउट हो भी गए हैं तो वो आके संभाल लेंगे। गो कि शादाब खान ने जब आए, उन्होंने कुछ चौके लगाए, कुछ बाउंड्रीज दिखाई, तो एक उम्मीद पैदा हो गई कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बार फिर ये हैंडल कर लेगा, सारा मामला हारेगा नहीं। लेकिन फिर दूसरी तरफ से सलमान शाह और आमिर जमाल की जो बॉलिंग है, उनके सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बिल्कुल। तो अभी जो इजाज भाई ने बात की ना, सलमान शाह और आमिर जमाल, तो मैं मेन फ़र्क समझता हूँ कि इनकी जो जॉकर थी, ख़ास तौर पर जो जॉकर थी, इसकी कमेंटेटर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, और वक़ार यूनुस साथ बैठे हुए थे। और वक़ार यूनुस को भी उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है जो जिस बॉल पे आज़म खान को आउट किया उन्होंने, तो उस पर उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि वक़ार गेंद कर रहा है। तो ये नहीं कि उसने, तो मैं ये क्रेडिट दूंगा कि आखिरी में जो इस तरह की उनकी बॉलिंग की, बाबर आजम की कप्तानी से आप बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी की। और अच्छा, एक चीज़ आपने और नहीं देखी, आखिरी ओवर था, पूरा मैच देखा, आखिरी ओवर था, नहीं ये चीज आपने नहीं देखी होगी, आखिरी ओवर था, डेरन सेमी ने इशारा किया कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से गेंद कराओ, ठीक है। लेकिन बाबर आजम ने अपना डिसीजन लिया, उसने वाब की जगह इशारा किया था, बिल्कुल आमिर में दोबारा दिखाया भी गया था, बिल्कुल दिखाया भी गया था। फिर आमिर जमाल से उसने और कहा, और आमिर जमाल में मुझे ये नजर आ रहा है, आमिर जमाल में एक बात आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी उसने आखिरी में जो ओवर था उसमें अच्छी बॉलिंग की थी और पाकिस्तान को मैच बचा दिया था। तो मुझे लग रहा है कि ये डेथ जो आखिरी के ओवर्स हैं, जिसमें आप 18, 19 या 16वां ओवर है, इसमें ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जॉकर भी मार रहा है, और दूसरा इसके अंदर एग्रेशन है बहुत ज़बरदस्त, फील्डर बहुत अच्छा है, बैटिंग आप देखें किस तरह की वो कर लेता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छा ऑलराउंडर कह सकते हैं। एजाज शेख साहब, आपने तो ग्राउंड पे देखा होगा मैच, आमिर जमाल ने जब आउट किया तो उसने एक ख़ास स्टाइल बनाया था, वही उंगली रख के होंठों पर चुप करने का इशारा। ये क्या है हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा स्टाइल ये दे रहे हैं, और अगर ये दिया इन्होंने तो किसकी तरफ इशारा था? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आता है, हसन अली से शुरू हो जाए या फिर आमिर से, शायब अख्तर से, जिस तरह वो ऐसे करके फ्लाई करते थे परिंदे की तरह हवा में जैसे उड़ने लगे हैं,
तो जो भी आता है ना वो एक अपना स्टाइल लेके आता है। दानी को देख लें, वसीम अकरम को देख लें, माशाए इमरान खान के कि जब वो आउट करते थे तो वो फील भी नहीं करते थे कि उनके उन्होंने तो आउट पास किया। भी, उनके तो पास भी कोई नहीं आता था, उनके तो पास भी कोई नहीं आता और सिर्फ एक हल्की सी स्माइल देते थे, बस लोग समझ जाते थे कि इतना ही काफ़ी है। तो अब ये जो भी बॉलर आ रहा है, चाहे वो स्पिनर है चाहे वो फास्ट बॉलर है, तो आप देखें ना वो कोटरल है, वो जब आउट करता है तो वो सलूट करता है। ये चीजें करने वाला क्या मकसद है? ये इसका असल तो में मकसद बहुत सारी होता है आसिफ भाई, ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे एक टीम ने दूसरी टीम ने, या बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनको चुप कराने के लिए भी एक चार हो सकता है कि भाई मैंने तुम्हें चुप करा दिया। और दूसरा एक और बात बता रहा हूँ, असल में कहानी ये 33 कैमरे होंगे, फिर आपको जो है बगी से वो कवर किया जा रहा होगा, हर चीज़ आपकी जो चेहरे पे दिखाई जा रही होगी, टीवी पे हर चीज़ आप देख रहे होंगे, तो ज़ाहिर है हर कोई अपना एक्शन दिखाता है। आप देखें ना, वैसे सारे डगआउट में बैठे रहते हैं, जैसे ही कैमरा जाता है तो आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे मैच में ही डिस्कस हो रहा है। चलो ये तो हमने ऐसे ही डिस्कस किया। एजाज शेख साहब बदी ने एक बात की अभी कि डैरन सैमी काफ़ी इन्वॉल्व थे। डैरन सैमी बाउंड्री लाइन पर भी आकर बाबर आजम को काफ़ी मशवरे दे रहे थे। ये चीज़ कुछ हलकों में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। आपका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? देखिए, अगर आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर ली जाए या पीसीबी के या पीएसएल जिसके तहत आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हो रही है, तो उसके मुताबिक तो ये मुमकिन नहीं, ना ही ऐसा करना चाहिए। बल्कि इसका तरीक़ाकार ये होता है, जब वाटर ब्रेक होता है उस दौरान जो साथ आता है टॉवल लेके, ग्लास लेके या बैट चेंज ग्लव्स करने लेने के लिए, तो उस दौरान वो सजेशन, वो जो मशवरा देना चाह रहा हो, चाहे वो मैनेजर है, कोच है, कोई भी है, तो वो कप्तान तक या बैट्समैन तक या बॉलर तक वो पहुँचाया जाता है। दूसरी कोई सूरत नहीं, ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं है ना हॉकी का भी बाहर खड़े होकर चिंगाड़ते रहो, इशारे करो, ऐसा कम ही देखने में आता है। तो मेरा ख्याल है कि इसका शायद नोटिस भी ले, अगर जिस तरह आपने हाईलाइट किया है, कुछ लोगों ने इस हवाले से बात भी की है कि ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि लेकिन एक चीज़ है कि जो नज़र आई कि डैरन समी बिल्कुल खुब के, जो पंजाबी का लफ्ज़ है ना, खुब के मैच देख रहे थे, वो पूरी तरह इन्वॉल्व थे कि ये जो हो रहा है, लगता है कि ये मैच आई है। तो उनकी छठी ये कह रही थी कि जिस साइड पे ये मैच जा रहा है ना, कहीं ये शादाब आ गया या फ़हीम ये मैच को हमसे छीन ना ले, तो उसी खौफ में उन्होंने ये इशारे करना शुरू कर दिया। बदियुल जमा का मौका भी लूँगा, फिर मेरा भी मौका होगा इसमें, वो मैं रखूँगा आपके सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, डग आउट में बैठा है डैरन सैमी, अपने डग आउट के सामने और उसके फासला मेरे ख्याल में बाउंड्री का बहुत ज़्यादा सा फासला है, तो उसमें अगर वो उसको वहाँ डग आउट में बैठ के भी कुछ कहता है तो वो सुन लेता है। इस तरह की वो इस तरीके से इन्वॉल्व होता है, जैसे बाबर फील्डिंग कर रहा है स्क्वायर लेग पे और सैमी जाके वहाँ उसको जाके कुछ बातें बताता है, तो ये चीज़ें नोट की जाती है। इससे पहले आप देखें वसीम अकरम भी जब कराची किंग के साथ थे, वो भी बाउंड्री पे खड़े होकर इनके साथ वो समझाते थे। फिर उससे पहले भी जितने भी मैचेस हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे हेड कोचेज या कोचेज होते हैं जो जाके बताते हैं कि यार ये इसको इधर से लगाओ, उसको उधर से लगाओ, तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये पीएसएल प्राइवेट लीग है, हो तो आईसीसी की वजह से रही है। बात आपने ठीक की, प्राइवेट लीग है, तो इसमें आईसीसी मेरे ख्याल में कुछ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। प्राइवेट लीग है, और लीग्स जो फुटबॉल की जिस तरह से लीग्स होती हैं उसमें जिस तरह से मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस तरह से इसमें, क्योंकि ये पैसे लिए हैं ना, सब प्रोफेशनल सब ने पैसे लिए हैं, सब अपना 100% देना चाहते हैं। और एक जो मौक़िफ़ होता है वो ग्राउंड के अंदर का होता है, एक होता है बाहर से देखने वाला। तो बाहर से देखने वाला अपना राय ज़रूर देता है, क्योंकि सैमी ने कल राय दी थी कि लेफ्ट आर्म बॉलर लगाओ, लेकिन वो उसने नहीं मानी उसने सलमान निशाद या आमिर जमाल से बॉलिंग कराई। तो बाबर आजम ने यहाँ पर ख़ुद फैसला लिया। अब कल जो मुकाबला हुआ वो तो हो गया, इस मुकाबले के अंदर शादाब बैटिंग करने भी आए थे। शादाब बैटिंग, आज़म खान पे बात कर लेते हैं। आज़म खान यानी तेज़ बॉलर्स के सामने आज़म खान मुश्किल का शिकार रहे हैं। एहसानुल्लाह या आसिफ अफरीदी हों, उनके अब्बास अफरीदी एहसानुल्लाह के ख़िलाफ़ भी उनको मुश्किल हुई, मुल्तान के ख़िलाफ़। और कल भी हमने देखा तेज़ बॉलर पे आज़म थोड़ा सा, देखिए अगर मीडियम पेसर है तो उसको ये सही तरीके से खेल लेते हैं, यानी कि जिसकी स्पीड 135 136 के करीब है तो उसको बड़े आराम से खेल लेते हैं। लेकिन जहाँ पर स्पीड 145 से 48 ऊपर क्रॉस की, तो वहाँ इनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि उन बहुत सारे बैट्समैन अपने इनका वज़न भी है, तो ज़ाहिर है उनको बैक फुट पे आने में, फ्रंट फुट पे जाने में ये प्रॉब्लम, ये बात जो आपने की ना,
इसलिए फिटनेस की जरूरत होती है। फिटनेस इसलिए हम बात कर रहे थे कि फिटनेस फास्ट जब बॉलर होती है तो फास्ट आप फ्रंट फुट से बैक फुट पे फौरन शिफ्ट कर जाते हैं बिल्कुल अगर आपकी फिटनेस अच्छी चाहे आप कवर ड्राइव मारने जा रहे हैं, चाहे मिड विकेट मारने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको इस तरह की चीज़ें जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में जब 150 की गेंद होगी तो आप इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें फिटनेस पर होती हैं कि भाई आप जितने फिट होंगे इतना। अब AB डिविलियर की मिसाल आपके सामने है कि जितना भी फास्ट बॉलर हो वो कहाँ से कहाँ चला जाता था और मार देता था। आरएस को भी आप देख लें कि जितना भी ज़्यादा फास्ट बॉलर वो दोनों तरफ मूव हो जाता है और रन कर लेता है। बाबर को देख लें आप, वो बाबर करता है, रिजवान देखिए बाबर की क्लास अलग है। बाबर जो है ना उसकी एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, पॉइंट पे खेलना, उसके एक चीज़ है। आप जितने भी आपने लीग देखी होगी, इस लीग में एक ऐसा बैट्समैन देखो, या फिर आपने कल शोएब मकसूद को देखा होगा। कल शोएब मकसूद को देख के मुझे इंजमाम याद आ गया। इंजमाम के शहर से हैं शोएब मकसूद, प्रॉपर उसने इंजमाम की तरह शॉट किया। और जब वो आए थे तो इंजमाम की याद दिलाई थी। फिर उनकी कलाई में चोट जब से लगी है ना, उसके बाद से वो वैसे उसे घुटने भी, मैं उसके बाद मिलने गया इनसे, एक होटल पे ठहरे हुए थे, तो इनके घुटने का ऑपरेशन हुआ। तो घुटने का ऑपरेशन के बाद से जो है ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और कल वकार ने खास तौर पर कमेंट्री के दौरान कहा है कि यार जिस तरह की ये बैटिंग कर रहा है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो कहने का मकसद है एक बैट्समैन खेल रहा होता है, एक हार्ड हिटर खेल रहा होता है, तो उसकी बैटिंग देखने में आपको बहुत मजा आता है। आजम खान पे हम बात करें, एजाज शेख साहब पाकिस्तान की टीम में भी अभी आ चुके हैं। इनको अभी भी कुछ खामियां इनमें नज़र आई हैं आजम खान में, तेज़ बॉलर पे ख़ास तौर से। इस मौजू पर मैं एजाज शेख साहब का कमेंट लूँगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात करें, एजाज भाई आपसे राय जानना चाहूँगा। आजम खान अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा हैं। उनको ज़रा तेज़ बॉलर्स पे मुश्किलात नज़र आई हैं, ये उनकी फिटनेस के बायस है या उनकी टेक्निक में आपको कुछ नज़र आती है कमी? देखिए, ये जब बॉलर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो एक माइक्रो सेकंड में गेंद ने बैट के पास पहुंचना होता है, और जो बैट्समैन है उसकी जितने सारे अज़ा हैं जिस्म के, ख़ास तौर पर दिमाग को भी माइक्रो सेकंड में फ़ैसला करना होता है कि कौन सा कदम आगे लेके आना है, कौन सा पीछे करना है, बैट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फील्डर कहाँ खड़ा है, उसके माइंड में सारा कुछ होता है। तो ये फिटनेस से भी रिलेट करता है। उसके जितना वो ज़्यादा एक्टिव चुस्त होगा और उसके नर्व्स काम कर रहे होंगे, वो वैसे ही उस गेंद के साथ अपना रवैया अडॉप्ट करेगा कि मैंने कैसे उसके साथ खेलना है। जो मुझे चीज़ नज़र आई, उसकी कीपिंग भी कल कोई अच्छी नहीं थी। आजम खान जो विकेट कीपिंग की है उसमें भी बॉल पहले ओवर्स आप चेक कर लें, ग्लव्स को लग के कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, पकड़े भी नहीं जा रहा। और इसके अलावा एक चीज़ जो नज़र आई सबसे आम, जो मैंने फील किया कि एक तो वो अगर थोड़ा सा बल्कि है तो उसने शर्ट बाहर निकाली होती है, और कपड़े भी शायद खुले, वो शर्ट भी खुली होती है, ट्राउज़र भी ज़्यादा खुले होते हैं, फिर पैड पहने होते हैं, अंदर थाई डाली होती है, जो वो इन चीज़ों से वो और ज़्यादा बल्कि लगना शुरू हो जाता है। अगर वो किट पहनते हुए इस बात का भी ख्याल करे कि मैंने किस तरह का ट्राउज़र पहनना है, वो ज़्यादा खुला ना हो, वो उसमें एडजस्ट भी सही हो जाए, वो उसके लिए तंग भी ना, डिफ़िकल्ट भी साबित किसी पोजीशन में करे, तो फिर तो ये चीज़ ठीक है। वो उसका जो चलने फिरने का जो स्टाइल है, जो खुद थोड़ा बल्कि, तो वो ज़्यादा बल्कि लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं कितना मोटा है, किसको डाल लिया है। हालांकि वो एक अच्छा प्लेयर है, उसको सेट करने की ज़रूरत है। ये सेट करने, फिटनेस थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए उसको आजम को। और साथ किट का जो यूनिफॉर्म है ना, किट ब्यूटी भी बड़ा अहम रोल होता है। किट ब्यूटी का प्लेयर तो लगे खड़ा हुआ कि ये वाकई प्लेयर है। किट ब्यूटी एक शान होती है एक प्लेयर की, लोग अट्रैक्ट करते हैं उसकी। एक डिज़ाइनर का भी आपने खर्चा बढ़ा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड का या पाकिस्तान टीम का, एक डिज़ाइनर भी साथ जाएगा भाई, अब किट वेट बेहतर करें थोड़ी सी। देखिए आप उसका जिस्म ही ऐसा है, उसकी जिसामत ही ऐसी है, और वो बचपन से ऐसा ही है, तो फिर उसको आप कैसे वो कर सकते हैं? चलो ठीक है। नहीं बदी भाई, एक जिस्म ऐसा हो और दूसरा किट पे ऐसी हो तो फिर तो डबल काम हो। वही मैं कह रहा हूँ, दूसरी तरीके से कवर तो कर सकते हैं ना। एजाज शेख साहब का मौकफ है, आपका ही मौकफ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलर्स का मुकाबला है। शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी व मुकाबला बाबर आजम की कप्तानी। बदीउज़्ज़मा, आपकी राय? मेरे ख्याल में बाबर अच्छा कप्तान है। अब ये नहीं कि हम अगर 4 मैच अगर आप जीत गए और हम कह देंगे शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा है। आप डिसीजन कप्तान का पता उस वक्त चल रहा होता है कि जब आप मैच हार रहे हों या आप रन चेज कर रहे हो, उस वक्त आपको पता चल रहा होता है कि बेहतर कप्तान कौन है।
तो मेरे ख्याल में एक 2-3 मैच हारने के बाद जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। जबकि बाबर आप देखिए मुसलसल कप्तानी कर रहा है, वो हार भी जाते हैं उसकी टीम, जीत भी जाती है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज एक ही तरह की होती है। वो मीडिया को किस तरीके से हैंडल कर रहा होता है, सब कुछ वो कर रहा होता है। लेकिन ये हाइपर वही वाली बात है जो आलिया ने हमारे प्रोग्राम में कही थी कि एकदम एग्रेशन दिखाना, एकदम हाइपर हो जाना। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि एक दिन पहले मैच में आप 6ठे नंबर पर आ गए, आज कल के मैच में आप 5वें नंबर पर आ गए। डेविड वीज़ा मौजूद हैं, सिकंदर रज़ा आपके पास मौजूद हैं जो मेन बैट्समैन है। तो आपको इतनी जल्दी मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। तो कप्तान है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फैसले अपनी मर्ज़ी से करें। मेरे ख्याल में पूछ लिया करें हेड कोच से भी या अपनी मैनेजमेंट जो है उससे भी कि भाई मैं जाऊं, किसको भेजूं या इस वक्त किसकी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में जिस वक्त वो आए 3 खिलाड़ी आउट हुए थे उस वक्त तो आपको आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त इतना प्रेशर होता है कि आपको क्या करेंगे। बैट्समैन अपने आप को इन्होंने गर्दानना शुरू कर दिया एजाज शेख यानी कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाह रहा हूं। बैटिंग ऑलराउंडर बने, ज़रूर बने, लेकिन मौका देख कर ना लाहौर की पिच के ऊपर पिंडी की पिच का बर्ताव तो मुख्तलिफ है बिल्कुल। आपका ख्याल? आसिफ भाई ये मैच पे डिपेंड करता है कि मैच की पोजीशन क्या है, और सेकेंडली ये है कि हम उनके पास एक चांस और भी था। तो ये कतई तौर पे आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि वो अपनी मनमानी कर रहा है और डग आउट में बैठे हुए कोई वैसे ही लोग हैं जो उसको रोक नहीं सकते, तो ना ही वो रुक रहा है। मैं नहीं ये समझता। तो जो कोचेज साथ हैं, जो टीम मैनेजमेंट साथ है, लाजमी उनकी मुशावरत इस बात में शामिल होगी। तो जहाँ तक आज के मैच का तल्लक है तो मेरा ख्याल है कप्तानी ना बाबर आजम की कोई आज अहम रोल अदा करेगी, ना ही शहनशाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की। तो इसमें आज इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस होएगी, चाहे वो बैट्समैन हैं चाहे बॉलर्स हैं, तो उनको इंडिविजुअली परफॉर्मेंस जिसकी बेहतर होगी, जिस टीम की वो ज़्यादा बेहतर खेलेंगे। अगर फ़खर जमा है तो ये नहीं कि ओपनर है तो करे कुछ भी ना, उसको भी कुछ करके दिखाना होगा। इसी तरह बिलिंग्स है, राशिद खान है, वीज़े हैं, सिकंदर रज़ा है, तलत हुसैन है, एक बड़े नाम है तो जी हुसैन दल्लत, तो उनको खेलना पड़ेगा, उनको एक अच्छी इनिंग्स एक बुनियाद फराम करना होगी। 40-30 रन करने होंगे ताकि 210 तक जाएं, 220 तक जाएं, 190 को क्रॉस करें कम से कम। इसी तरह अगर लाहौर के अंदर के बॉलिंग लाइन में है हारिस रऊफ है, राशिद खान, शहीन खुद हैं, उनको साबित करना होगा कि वो एक अच्छे बॉलर हैं। चाहे आगे बाबर आजम है, कोई भी है, तो वो आउट करने की सलाहियत रखते हैं। कैचेस नहीं ड्रॉप करने होंगे, फील्डिंग अच्छी करनी होगी। तो जी ये नहीं है कि अगर देखिए अगर कप्तान ने फील्डर को एक जगह पे खड़ा भी कर दिया बाय द वे, तो कप्तान ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, तो फिर भी उससे ना रुके या वो कैच ड्रॉप कर दे तो कप्तान का फैसला कहाँ गया। देखिए पिछले मैच में देखिए 3 कैच जो हैं वो लाहौर ने बिल्कुल हाथों से छोड़े, ड्रॉप किए, रन आउट भी छोड़ा। उसकी यही वजह होती है कि आपने बैटिंग अच्छी कर ली या बॉलिंग अच्छी कर ली और फिर आपने मिस फील्डिंग करना शुरू कर दी और एक ऐसे बैट्समैन का कैच छोड़ दिया कि जो 100 कर जाता है या 70-80 कर जाता है, तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा एक दिलचस्प बात थी मैं बताना आपको भूल गया कि शादाब खान कल मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उससे एक साफ़ी ने सवाल पूछा कि साबिक कप्तान बाबर आजम और आप उस पर क्या कहेंगे। तो उसने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में जवाब दिया। उसने कहा जी वो साबिक कप्तान नहीं है, वो बादशाह है और बादशाह आराम कर रहे हैं और वजीर जो है टीम को लीड कर रहा है। यार क्या बात, तो ये बात उसने बड़ी अच्छी की। ये जो माहौल है टीम का, ये आपको कैसा लगता है एजाज शेख साहब, ये जो अब हमारी कौमी टीम का माहौल है? जी मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो ये बड़ा अच्छा सवाल था और सवाल भी इंजॉयमेंट के लिए था कि फील करे कि शायद अगर इनके दिल में कुछ चीज़ होए तो वो फौरी तौर पे ज़बान के रास्ते मुंह के रास्ते बाहर आ जाए। तो लेकिन जिस तरह शादाब खान ने उसका जवाब दिया तो ये साबित कर दिया कि बाबर आजम की सब इज्जत करते हैं और बाबर आजम ने सब खिलाड़ियों को यकजान किया हुआ है और एक टीम को एक यूनिटी की शेप दी हुई है, जिसकी वजह से प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टीम भी रिजल्ट दे रही है। तो ये एक अच्छा उन्होंने जुमला बोला कि वो क्रिकेट का बादशाह है, वो टीम का भी बादशाह है। तो जो मैं उसका वजीर हूँ, असल में कप्तान वो ही हैं। तो ये यूनिटी की अलामत है और शादाब खान ने यह साबित किया कि उनके दिल में कुछ नहीं है और जिस तरह उनके दिल में कुछ नहीं है, जितने भी प्लेयर्स टीम के साथ चल रहे हैं वो सारे इस बात पर एग्री हैं। तो मीडिया इस हवाले से बटावा क्यों है? मीडिया नहीं बटावा, देखिए आप बंटवाते हैं, ये आपकी मसला नहीं है। आप जो खिलाड़ी कोई मुझे पैसे देता है कि मैं ट्वीट करूं? आप नहीं, मैं और आप नहीं, ये बोर्ड के लोग की बात कर रहा हूँ। वो बोर्ड के लोगों ने तो ट्वीट मुझे ये बताया ना, मेरे बताए आसिफ खान से पूछा गया कि आसिफ भाई आज आप फिट हो, आज आपने प्रोग्राम करना है, तो आपने कह दिया जी मैं फिट हूँ, मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। अगलों ने कहा नहीं जी आज आप हम चाह रहे हैं कि दूसरा कोई प्रोग्राम करें, आप ना करें, तो आपको कैसा लगेगा?
एक आपने नहीं वैसे बताएं, मुझे बुरा लगेगा कि मुझसे यही पूछा चीज नहीं होती है जब रिजवान से बाबर आजम से अब रात के अंधेरे में जाके ऐसे ही फोन करके पूछते हैं जी कल हम आपको बिठा रहे हैं और दूसरों को कप्तान बना रहे हैं, तो बुरा लगता है। कल बाबर का चेहरा आपने देखे जो हंसता मुस्कुराता रहता था, कल उसके चेहरे वो चीज मुझे नजर नहीं आई। तो कहने बाबर और शादाब मिले बहुत अच्छी तरीके से हैं वो। देखिए प्लेयर का एक साथ खेलना होता है, आज नहीं तो कल दोबारा बाबर टीम में साथ उनके होंगे, उनको खेलना होगा। लेकिन बोर्ड को इस तरह की देखें, एक कप्तान अगर एक दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन भी है, हर फॉर्मेट में वो रन भी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसके साथ इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए। हाँ अगर वो आप देख रहे हैं कि भाई वो थक चुका है, वो रन्स नहीं कर रहा, उसको मुश्किल में वो उसको हो रही है, तो फिर तो आप उसको अभी कहाँ तक, अभी तो यंग है। वही मैं कह रहा हूँ, वो रन्स का भूखा है, रन्स कहना चाहिए। एक चीज और बता दूं कि उसके स्ट्राइक रेट पे मैंने ही तनकीद की, सारे लोग ही कर रहे थे, लेकिन अभी कल मैं पीएसएल में जो स्ट्राइक रेट चेक कर रहा था, अपनी तनकीद वापस लेते हो नहीं, उन्हें तनकीद वापस लेते हैं आप। बाबर आजम पर जो आपने तनकीद की उसको वापस लीजिए। वो तनकीद ऐसी थी जिसने बाबर ने असर लिया। नहीं, बाबर ने असर नहीं लिया, आप बाबर ने पिच के हिसाब से खेला ना। देखिए अब बाबर जो है हर मैच में पिछले तीनों मैच उठा लें, पिछले तीनों मैचेस में बाबर जो है वो 145 आप ये तस्लीम करते हैं कि उसने स्ट्राइक रेट अपना बेहतर किया। मुझे साहब आखिरी कमेंट आपका। जी आसिफ भाई, मैं ये कहूँगा, मैं अपने तई कोई कुछ भी अज्यूम कर लूँ, एग्जाम्पशन बना लूँ आपके अबाउट, बदी भाई के अबाउट, तो राय कायम करना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसको भले पता हो या ना हो कि क्यों उसका मुँह ऐसे है। असल में जो बाबर है उसका जो चेहरा होता है ना, जब आम मीडिया में फेरा होता है या लोगों में फेरा होता है, तो वो संजीदगी और जो मतानत है उसके चेहरे से झलकती है। वो कभी भी ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करता, ना वो लोगों में उछापन शो करता है। वो एक मतानत के साथ लोगों के साथ मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर उसके चेहरे पे कुछ संजीदगी मतानत नजर आई, अगर वो करता कहाँ है, जब उसके साथ इमामुल हक हो, उस्मान कादर हो, जो दोस्त हैं उसके लंगोटी जो दोस्त हैं, तो जब वो अलहदगी में बैठे हों, अपने रूम में हों किसी, तो बाहर वो उसका चेहरा ऐसे ही होता है। चले ठीक है, बिल्कुल नहीं है, तानी नहीं है, तो इसलिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता। चले ठीक है, ये एग्री डिसएग्रीमेंट ये ही एक डिस्कशन का हुस्न यही होता है कि डिसएग्रीमेंट करते हैं लेकिन अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तरीके के दायरे में, तमीज़ के दायरे में रखते हैं। ये हमें भी सीखने की ज़रूरत है वैसे, कि हमें अगर किसी का राय पसंद नहीं है तो उसको गाली देना शुरू कर दें। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई ज़िंदा कौमों का शेवा नहीं है। ये मैं किसी वजह से बात कर रहा हूँ, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आजकल, वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। बहरहाल ये रहा एक तरफ, आज मुकाबला होगा ज़ल्मी वर्सेस कलंदर्स, इसके बाद कल फाइनल खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान की टीम इंतज़ार कर रही है कि कौन उसे फाइनल में ज्वाइन करेगा। ये फैसला हो जाएगा आज। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।